नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गहरे और मैं कहूँगी हम सबके जीवन से कहीं न कहीं जुड़े हुए विषय पर बात कर रहे हैं। ये विषय है माता-पिता और बच्चों के बीच का वो अटूट रिश्ता, कभी-कभी थोड़ा उलझा हुआ भी। खासकर तब जब हम अपने पेरेंट्स को उम्र के उस पड़ाव पर देखते हैं जहाँ उनकी कमज़ोरी हमें दिखने लगती है। ये एक ऐसा एहसास है जो शायद कई लोग महसूस करते हैं। बिल्कुल, ये एक बहुत ही यूनिवर्सल अनुभव है। हाँ, तो इस रिश्ते की परतों को खोलने के लिए हमारे पास आज कई तरह के स्रोत हैं। एक तो कमला दास की एक बेहद दिल को छूने वाली कविता है माई मदर एट 66। हाँ, हाँ। फिर जॉन बॉल्बी का मनोविज्ञान का एक बहुत अहम सिद्धांत है अटैचमेंट थ्योरी। हाँ, वो तो फाउंडेशनल है ऐसे एरिया में। बिल्कुल, और फिर कुछ लंबी चलने वाली रिसर्च स्टडीज भी हैं। ये बताती हैं कि ये रिश्ता हमारी पूरी जिंदगी की खुशहाली, हमारी वेल बीइंग पर कैसे असर डालता है। सही। साथ ही बच्चों की पढ़ाई में पेरेंट्स की क्या भूमिका होती है, उनकी इन्वॉल्वमेंट पर अकादमिक शोध है और भारत में पेरेंट्स कैसे इन्वॉल्व होते हैं, इस पर एक बड़ा दिलचस्प सर्वे भी मिला है। अच्छा, ये इंटरेस्टिंग होगा। हाँ, और आखिर में इस रिश्ते में बातचीत यानी कम्युनिकेशन को कैसे समझा जाता है, कैसे मापा जाता है, इस पर भी एक नज़र डालेंगे। ओके। तो आज हम कोशिश ये करेंगे कि इस रिश्ते की जो भावनात्मक गहराई है, जो इमोशनल डेप्थ है, उसका मनोवैज्ञानिक आधार क्या है और जीवन भर इसका क्या असर पड़ता है, इसे समझें। हम देखेंगे कि कैसे एक कविता में जो निजी भावनाएं हैं, हाँ। वो बड़े पैमाने पर हुए शोध के नतीजों से जुड़ती हैं। तो चलिए इन सब स्रोतों को मिलाकर देखते हैं कि क्या कहानी उभरती है। बिल्कुल, शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं कमला दास की कविता माई मदर एट 66 से। ये बहुत सीधी सादी लगती है पढ़ने हैं, लेकिन इसका असर बहुत गहरा है। कवित्री अपनी माँ के साथ कार में एयरपोर्ट जा रही हैं और वो अपनी माँ को देखती हैं, बूढ़ी हैं, ऊँघ रही हैं, चेहरा पीला पड़ा हुआ है, राख जैसा। जैसे उसमें जान ना हो। हाँ, वो एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स वाला फ्रेज बहुत स्ट्राइकिंग है। हाँ, बिल्कुल। और ये देखकर उन्हें एक दर्द भरा एहसास होता है। एकदम से रियलाइजेशन होता है कि उनकी माँ सचमुच उतनी बूढ़ी हो गई हैं जितनी वो दिख रही हैं। वो एक शॉक जैसा होता है कभी-कभी। सही कहा। कविता में एक बड़ा खूबसूरत कॉन्ट्रास्ट भी है। कार के बाहर देखो तो दुनिया जिंदगी से भरपूर है। तेजी से भागते युवा पेड़, घरों से निकलते खुश बच्चे। एनर्जी है, लाइफ है। हाँ, ताजगी है। और कार के अंदर माँ की छवि है, पीली, कमजोर। उनकी तुलना देर से सर्दियों के चांद से की गई है। जो धुंधला सा, बेजान सा लगता है। बिल्कुल, और इसी पल कवित्री को अपना वो पुराना जाना पहचाना दर्द महसूस होता है, मेरे बचपन का डर। शायद माँ से बिछड़ने का डर, उन्हें खो देने का डर, पता नहीं। लेकिन एयरपोर्ट पर जब वो विदा लेती हैं तो बाहर से सिर्फ मुस्कुराती हैं, स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। ये पढ़कर या सुनकर एक अजीब सी कसक उठती है दिल में, है ना? बिल्कुल, ये कविता उस गहरी, बहुत कॉम्प्लेक्स भावना को पकड़ती है जिसे शायद हर वो इंसान महसूस करता है जिसने अपने पेरेंट्स को बूढ़ा होते देखा है। इसमें प्यार है, हाँ, उनकी कमजोरी देखकर तकलीफ भी है, और कहीं गहरे में वो जो आपने कहा, उन्हें खोने का डर भी छिपा है। ये दिखाता है कि ये रिश्ता कितना पर्सनल है, कितना इंटेंस है। लेकिन ये सिर्फ एक बेटी की कहानी नहीं है, ये नहीं। ये उस यूनिवर्सल बॉन्ड का, उस सार्वभौमिक बंधन का आईना है जिसकी हम आज बात कर रहे हैं। और ये जो व्यक्तिगत अनुभव है ना, ये हमें सीधे उस मनोवैज्ञानिक नींव तक ले जाता है जिस पर ये रिश्ता असल में टिका है। तो ये जो गहरा जुड़ाव कविता में महसूस हो रहा है, जिसकी वजह से वो बचपन का डर लौट आता है, इसकी जड़ें कहाँ हैं? मतलब साइकोलॉजी क्या कहती है इसके बारे में? यही पर जॉन बॉल्बी का अटैचमेंट सिद्धांत आता है ना? एकदम सही। बॉल्बी का काम यहाँ बहुत रेलेवेंट है। उन्होंने बताया कि हम इंसानों में, खासकर बच्चों में, अपने प्राइमरी केयरगिवर, जो अक्सर माँ होती हैं, जिसके लिए उन्होंने मोनोट्रोपी शब्द इस्तेमाल किया, के साथ एक गहरा भावनात्मक बंधन, एक अटैचमेंट बनाने की एक जन्मजात बायोलॉजिकल जरूरत होती है। अच्छा, मतलब ये सिर्फ लाड़ प्यार नहीं, ये सर्वाइवल के लिए जरूरी है। हाँ, बिल्कुल, ये सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है। शुरुआती सालों में यही बंधन बच्चे को सुरक्षा का, पोषण का एहसास दिलाता है। ये उसकी बुनियाद है। बॉल्बी ने दो खास कॉन्सेप्ट्स भी दिए थे जिनका जिक्र होता है, सिक्योर्ड बेस और सेफ हेवन। ये सुनने में बड़े दिलचस्प लगते हैं, क्या आप इन्हें थोड़ा और समझाएंगे? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट्स हैं। सिक्योर बेस का मतलब है कि जो देखभाल करने वाला है वो बच्चे के लिए एक तरह से होम बेस या सुरक्षित अड्डा है। ओके।
बच्चा जानता है कि वो बाहर जा सकता है, दुनिया को एक्सप्लोर कर सकता है, नई चीज़ें आजमा सकता है, क्योंकि अगर कोई मुश्किल आई तो वापस आने के लिए एक सेफ जगह है। ये उसे कॉन्फिडेंस देता है। अच्छा, मतलब एक सेफ्टी नेट जैसा। हाँ, बिल्कुल वैसा ही। और दूसरा है सेफ हेवन। इसका मतलब है कि जब बच्चा डरावा हो या परेशान हो या उसे कोई खतरा महसूस हो, तो वो अपने केयरगिवर के पास आकर सुकून और सुरक्षा पा सकता है। वो जानता है कि मुश्किल घड़ी में उसे संभालने वाला, उसे कंफर्ट करने वाला कोई है। समझ गया। तो ये दोनों मिलकर बच्चे को हिम्मत देते हैं दुनिया फेस करने की। एग्जैक्टली। और इसी शुरुआती अनुभव से वो इंटरनल वर्किंग मॉडल बनता है जिसके बारे में हम सुनते हैं, यानी दुनिया को देखने का एक नजरिया, एक खाका। हाँ, बिल्कुल। ये शुरुआती रिश्ता बच्चे के मन में एक तरह का मेंटल मैप या ब्लूप्रिंट बना लेता है कि दुनिया कैसी है, मैं खुद कैसा हूँ, और दूसरे लोग, खासकर जिनसे करीबी रिश्ते हैं, वो कैसे होते हैं, उनसे क्या उम्मीद रखनी चाहिए। अच्छा। और ये मॉडल अनजाने में ही सही हमारे भविष्य के सभी रिश्तों को, हमारी उम्मीदों को, हमारे व्यवहार को प्रभावित करता है। तो जो कमला दास की कविता में वो बचपन का डर है, हाँ, वो शायद इसी अटैचमेंट फिगर से, यानी माँ से बिछड़ने की जो एक गहरी चिंता होती है, उससे जुड़ा हो सकता है। और ये डर वयस्क होने पर भी, जैसा कविता दिखाती है, कहीं ना कहीं बना रहता है। बॉल्बी ने इस बात पर भी बहुत जोर दिया था कि अगर शुरुआती सालों में बच्चे को अपने मुख्य देखभाल करने वाले से लंबे समय तक अलग रहना पड़े, या ये गहरा बंधन किसी वजह से टूट जाए, जिसे उन्होंने मैटरनल डिप्राइवेशन कहा, हाँ, आपने पहले जिक्र किया था, तो इसके गंभीर और लंबे समय तक चलने वाले नेगेटिव परिणाम हो सकते हैं। जैसे बच्चे के भावनात्मक विकास में रुकावट आ सकती है, सीखने में दिक्कतें हो सकती हैं, और यहाँ तक कि दूसरों के प्रति सहानुभूति या स्नेह महसूस करने की क्षमता में गंभीर कमी आ सकती है। उन्होंने इसे अफेक्शनलेस साइकोपैथी कहा था, मतलब दूसरों के दर्द या भावनाओं को समझने या महसूस करने की क्षमता का ना होना। ये तो काफी सीरियस बात है। हाँ, है। हालांकि बाद में कुछ और रिसर्च हुई, जैसे रटर ने बताया कि कभी बंधन बना ही नहीं, जिसे प्राइवेशन कहते हैं, और बना हुआ बंधन टूट गया, जिसे डिप्राइवेशन कहते हैं। इन दोनों स्थितियों के असर में शायद कुछ फर्क हो सकता है, लेकिन मूल बात वही है। वो शुरुआती जुड़ाव, वो अटैचमेंट, वो बेहद महत्वपूर्ण है। ये वाकई सोचने वाली बात है कि बचपन का ये एक रिश्ता कितना गहरा असर डाल सकता है। तो क्या ये असर सिर्फ बचपन या टीनेज तक ही रहता है, या ये पूरी जिंदगी हमारे साथ चलता है? यहीं पर वो स्टैनफोर्ड वाला अध्ययन आता है, राइट? महत्वपूर्ण है। ये MRC नेशनल सर्वे ऑफ हेल्थ एंड डेवलपमेंट डेटा पर आधारित था, और इसने लोगों को उनकी किशोरावस्था से लेकर, आप सोचिए, 60-64 साल की उम्र तक फॉलो किया। ओह वाओ, इतने लंबे समय तक। हाँ, और इसने पाया कि माता पिता के साथ रिश्ते की जो क्वालिटी है, उसका असर हमारी मानसिक भलाई, हमारी पॉजिटिव मेंटल वेलबींग पर जीवन भर रहता है। ये तो कमाल की बात है। मतलब बुढ़ापे में भी हम कैसा महसूस कर रहे हैं, ये इस बात से जुड़ा हो सकता है कि हमारी जवानी में या मिडिल एज में हमारे पेरेंट्स के साथ रिश्ते कैसे थे। बिल्कुल। अध्ययन ने पाया कि जिन लोगों ने 43 साल की उम्र में ये महसूस किया कि उनके माता पिता उनकी ज्यादा देखभाल, यानी केयर करते हैं, केयर का मतलब यहाँ स्नेह, गर्मजोशी, अपनापन दिखाना है, तो उन लोगों का मेंटल हेल्थ लेवल जीवन भर लगातार बेहतर पाया गया। अच्छा, और इसका उल्टा भी सच था? मतलब अगर केयर की जगह कुछ और हो तो? हाँ, जिन लोगों ने अपने माता पिता से ज्यादा मनोवैज्ञानिक नियंत्रण, यानी साइकोलॉजिकल कंट्रोल का अनुभव किया था। साइकोलॉजिकल कंट्रोल, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है ऐसा व्यवहार जो दखलंदाजी करने वाला हो, बच्चे की अपनी सोच या भावनाओं को जगह ना दे, उसे अपनी मर्जी से चलाने की कोशिश करे या गिल्ट फील कराकर कंट्रोल करे। तो जिन्होंने ऐसा कंट्रोल महसूस किया, उनका मेंटल हेल्थ लेवल जीवन भर लगातार कमजोर रहा। ओह, दिलचस्प बात यह है कि एक और तरह का कंट्रोल होता है, व्यवहारिक नियंत्रण, यानी बिहेवियरल कंट्रोल, जैसे नियम बनाना, निगरानी रखना, कहाँ जा रहे हो पूछना। इसका असर इतना नेगेटिव और लगातार नहीं देखा गया। अच्छा, ये इंटरेस्टिंग है। यानी नियम बनाने से ज्यादा नुकसानदायक हो सकता है भावनाओं को कंट्रोल करने की कोशिश करना। हाँ, ऐसा लगता है। ये घुसपैठ वाला कंट्रोल ज्यादा हानिकारक है। इस स्टडी में एक और दिलचस्प बात थी, शायद पिता की भूमिका के बारे में। अक्सर हम माँ के रिश्ते पर ज्यादा फोकस करते हैं, जैसा कविता में भी है। हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण फाइंडिंग थी उस स्टडी की। अध्ययन में पिता की देखभाल, यानी पैटर्नल केयर का पॉजिटिव असर भी लगातार देखा गया, और कुछ मामलों में तो, जैसे 60-64 साल की उम्र के पुरुषों की मेंटल वेलबींग के लिए पिता की देखभाल का संबंध माँ की देखभाल से भी ज्यादा मजबूत पाया गया। वाकई, ये तो काफी अनएक्सपेक्टेड है। हाँ,
ये हमें याद दिलाता है कि पिता के साथ बना रिश्ता भी हमारी लंबी अवधि की भलाई के लिए कितना जरूरी है, भले ही हमारी आम बातचीत में या कहानियों में माँ पर ज्यादा फोकस रहता हो। और ये सारे नतीजे तब भी वैलिड रहे जब रिसर्चर्स ने लोगों के पर्सनैलिटी ट्रेट्स, उनके बचपन के सोशियो इकोनॉमिक हालात या माता पिता के सेपरेशन जैसे दूसरे फैक्टर्स को भी अकाउंट में लिया। मतलब ये रिश्ता अपने आप में बहुत पावरफुल है। तो ये तो हुआ भावनात्मक जुड़ाव और उसकी क्वालिटी का लाइफ लॉन्ग इम्पैक्ट। लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में ये रिश्ता कैसे दिखता है, खासकर बच्चों के परवरिश में, जैसे उनकी पढ़ाई लिखाई में पेरेंट्स की भूमिका? इस पर भी हमारे पास कुछ रिसर्च है, एक पीडीएफ स्टडी इसी पर है। हाँ, वो स्टडी जिसमें पेरेंट्स, टीचर्स और स्टूडेंट्स तीनों शामिल थे, इस आम धारणा को कंफर्म करती है कि जब माता पिता बच्चों की पढ़ाई में पॉजिटिव तरीके से शामिल होते हैं तो उसके कई फायदे होते हैं। जैसे होमवर्क में मदद करना, उनका हौसला बढ़ाना, टाइम मैनेज करने में मदद करना, उनकी प्रोग्रेस पर नजर रखना, यहाँ तक कि टेक्नोलॉजी यूज करने में सपोर्ट करना। इन सब से बच्चों की एकेडमिक सफलता बेहतर होती है। उनकी मोटिवेशन बढ़ती है, स्कूल में अटेंडेंस सुधरती है, सीखने के प्रति उनका एटीट्यूड पॉजिटिव होता है और उनका ओवरऑल बिहेवियर भी बेहतर होता है। मतलब चौतरफा फायदा कि उन्हें एक दूसरे का सपोर्ट मिल रहा है। और टाइम्स ऑफ इंडिया वाला लेख, वो इसमें एक बड़ा दिलचस्प भारतीय एंगल जोड़ता है। वो बताता है कि इंडियन पेरेंट्स अपने बच्चों को होमवर्क कराने में दुनिया में सबसे ज्यादा टाइम लगाते हैं। हाँ, मैंने भी वो आंकड़ा देखा था, हफ्ते में औसतन 12 घंटे। हाँ, जबकि जापान जैसे देश में ये सिर्फ 2.5 घंटे के करीब है। और भारत में लगभग 95% पेरेंट्स मदद करते हैं। ये आंकड़े वाकई चौंकाने वाले हैं। ये दिखाता है कि भारतीय माता पिता शिक्षा को कितना ज्यादा महत्व देते हैं। लेख ये भी कहता है कि ये उनके ऑप्टिमिज्म और स्कूलों पर भरोसे को दिखाता है। लेकिन जैसा आपने कहा था, ये शायद एक दो-धारी तलवार भी हो सकती है। बिल्कुल। वही लेख ये भी बताता है कि भारतीय माता पिता अपने बच्चे की स्कूल में सेफ्टी और पढ़ाई के प्रेशर को लेकर दुनिया में सबसे ज्यादा चिंतित भी हैं। करीब 45% सेफ्टी को लेकर और 44% एकेडमिक प्रेशर को लेकर। और वो जो पीडीएफ स्टडी थी वो भी इशारा करती है कि जरूरत से ज्यादा इन्वॉल्वमेंट या बहुत ज्यादा दबाव डालने के नेगेटिव असर भी हो सकते हैं। मतलब सिर्फ घंटों तक बच्चे के साथ बैठना ही काफी नहीं है, आप कैसे मदद कर रहे हैं, आपका तरीका क्या है, ये शायद ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो यहीं पर शायद वो कम्युनिकेशन वाली बात आ जाती है कि कितनी देर साथ बैठे, इससे ज्यादा जरूरी है कि बातचीत कैसी हो रही है। वो ज़ैफ और साथियों की समीक्षा इसी पर थी ना? एग्जैक्टली। ज़ैफ की समीक्षा यही बताती है कि पेरेंट चाइल्ड कम्युनिकेशन को मापना बहुत मुश्किल काम है। इसके लिए कई तरह की स्केल्स और टूल्स, जैसे वो PSES स्केल जिसका काफी इस्तेमाल होता है, यूज होते हैं। लेकिन अक्सर उनके साइकोमेट्रिक प्रूफ, मतलब वो कितने भरोसेमंद और वैलिड हैं, वो लिमिटेड होते हैं। अच्छा। लेकिन जो बात साफ उभर कर आती है वो ये है कि कम्युनिकेशन की क्वालिटी बहुत मायने रखती है। बातचीत कैसी हो रही है, कितनी खुली है, कितनी सपोर्टिव है। और ये समीक्षा बच्चे के नजरिए के महत्व पर भी जोर देती है कि बच्चा उस रिश्ते और बातचीत को कैसे महसूस करता है, उसका पर्सपेक्टिव क्या है। ये बात हमें फिर कमला दास की कविता की याद दिलाती है। वहां भी बेटी का अपना अंदरूनी एहसास ही पूरी कविता का फोकस है। बिल्कुल। तो शायद यहाँ भी वही सिद्धांत लागू होता है जो फ्रंटियर्स जर्नल के एक लेख के टाइटल में था, जिसका हमारे पास सिर्फ मेटा डेटा है। क्वालिटी मैटर्स मोर देन क्वांटिटी। हाँ, मात्रा से ज्यादा गुणवत्ता। एग्जैक्टली। घंटों होमवर्क कराना शायद उतना फायदेमंद ना हो जितना थोड़ी देर समझदारी और खुलेपन से की गई बातचीत। तो इन सब अलग अलग स्रोतों को, कविता, साइकोलॉजिकल थ्योरी, लॉन्ग टर्म रिसर्च, सर्वे, रिव्यू, इन सब को एक साथ देखें तो क्या तस्वीर उभरती है? मतलब क्या निचोड़ निकलता है? देखें, मुझे लगता है सबसे पहली बात तो ये है कि कमला दास की कविता में जो गहरा, वो खट्टा मीठा सा इमोशनल बॉन्ड महसूस होता है। हाँ। उसकी जड़ें हमारी बुनियादी मनोवैज्ञानिक जरूरत यानी अटैचमेंट में है, जैसा बॉल्बी ने समझाया था। ये कोई सतही चीज नहीं है, ये बहुत डीप रूटेड है। सही। और दूसरी बात ये कि इस रिश्ते की क्वालिटी, हाँ, वो बहुत जरूरी है। मतलब उसमें देखभाल और अपनेपन का एहसास है या साइकोलॉजिकल कंट्रोल और दबाव है। इसका असर सिर्फ बचपन पर नहीं पड़ता। स्टैनफोर्ड की स्टडी दिखाती है कि ये हमारी पूरी जिंदगी की मेंटल वेलबींग को अफेक्ट करता है। ये लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट है। बिल्कुल, ये एक जीवन भर चलने वाला प्रभाव है। और फिर रोजमर्रा के लेवल पर, जैसा कि पीडीएफ स्टडी और टाइम्स ऑफ इंडिया के लेख ने दिखाया, पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट, खासकर एजुकेशन में, बच्चों के विकास और सफलता को प्रभावित करती है। हाँ। हालांकि इसमें कल्चरल फर्क भी है और जैसा हमने डिस्कस किया, एक बैलेंस बनाए रखना जरूरी है। जरूरत से ज्यादा दबाव नुकसानदायक भी हो सकता है।
बिल्कुल सही। तो इन सभी स्रोतों से एक बात जो बिल्कुल साफ तौर पर निकलती है वो ये है कि माता-पिता और बच्चे का रिश्ता हमारी जिंदगी का एक फंडामेंटल, एक मौलिक आधार है और इसकी गूंज, इसके प्रभाव हमें जीवन भर महसूस होते हैं। इस रिश्ते के जो पॉजिटिव पहलू हैं, जैसे प्यार, सपोर्ट, हेल्दी कम्युनिकेशन, वो हमारी खुशहाली और कामयाबी को बढ़ाते हैं। और वहीं जो नेगेटिव पहलू हैं, जैसे ज़रूरत से ज़्यादा कंट्रोल, इमोशनल दूरी या शायद बहुत ज़्यादा दबाव, वो नुकसान पहुंचा सकते हैं। कमला दास की कविता का जो भावनात्मक विजन है, जो इमोशनल वेट है, वो इसी गहरे बुनियादी रिश्ते की ताकत को दिखाता है। और जैसा कि कविता ने भी लिखाया और जैफ की समीक्षा ने भी इशारा किया, आखिर में बच्चे का अपना अनुभव, उसका सब्जेक्टिव एहसास कि वो कैसा महसूस करता है, शायद सबसे ज्यादा मायने रखता है। बिल्कुल। तो अंत में एक सवाल के साथ छोड़ते हैं अपने सुनने वालों को। हमने देखा कि रिसर्च के मुताबिक इस रिश्ते का असर जीवन भर रहता है और कविता जैसे व्यक्तिगत अनुभवों में हम इसकी भावनात्मक गहराई को महसूस करते हैं। तो क्या अपने अतीत और वर्तमान के माता-पिता बच्चे के रिश्तों की गुणवत्ता को समझना, चाहे हम बच्चे की भूमिका में रहे हों या अब माता-पिता की भूमिका में हो, क्या ये समझ हमें अपने आज के रिश्तों को बेहतर ढंग से जीने में और अपनी खुद की मानसिक शांति को बढ़ाने में मदद कर सकती है? ये बहुत अच्छा सवाल है सोचने के लिए। हाँ, ये एक ऐसा सवाल है जिस पर ये सारे स्रोत हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। इस पर विचार जरूर कीजिएगा।